नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी सरकार को दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया, या कहें भाजपा की माने तो 6 साल नरेंद्र मोदी सरकार के पूरे हो गए हैं। राष्ट्रव्यापी स्तर पर वर्चुअली इसका जश्न मनाया जा रहा है। ज़ाहिर है लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना वायरस का समय है, लेकिन उसके बावजूद जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें 750 वर्चुअल रैलीज, 1000 कॉन्फ्रेंसेज होंगी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर इसको मनाया जाएगा। लेकिन इस दौरान इस कार्यक्रम में खासकर पिछले 1 साल में जो नरेंद्र मोदी सरकार की जो नीतियां रही हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। जैसे ट्रिपल तलाक कानून से शुरू करके उसके अलावा आर्टिकल 370 को हटा लेना, जम्मू कश्मीर से 2 हिस्सों में बांट देना, राज्य का जो स्टेटस था वो ख़त्म कर देना, इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसको पास करा लेना, यूएपीए में इस तरह के अमेंडमेंट लाना जो कि नागरिक अधिकारों के लिए बेहद ख़तरनाक है और जो आतंकवाद की पूरी परिभाषा है उसको पूरी तरीके से बदल देती है। और इकोनॉमी का जो बेरोज़गारी का स्तर है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, करोड़ों लोग फ़िलहाल बेरोज़गार हो चुके हैं। इसके अलावा इन तमाम नीतियों पर हम चर्चा करेंगे अपने ख़ास मेहमानों के ज़रिए कि पिछले 1 साल में किस तरह से इतने बड़े बड़े संवैधानिक बदलाव किए गए। उनमें से कई बदलाव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जो संविधान की स्पिरिट है उसके खिलाफ जाते हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद होंगे। शेषाद्रिचारी जी हैं मेरे साथ, जो कि मेंबर हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, भाजपा के, बीजेपी के, और हेड रह चुके हैं फॉरेन अफेयर्स सेल के। इसके अलावा आरएसएस के जाने माने आइडियोलॉग या थिंकर हम कहें माने जाते हैं, और जो आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर है उसके एडिटर रह चुके हैं। इसके अलावा नीरजा चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, टिप्पणीकार, कमेंटेटर, जो कि राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार लिखती रही हैं, बात करती रही हैं। इन दोनों मेहमानों से हम बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। नीरजा चौधरी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने 1 साल का जश्न मना रही है, 750 वर्चुअल रैलीज हो रही हैं, इसके अलावा 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं राज्यों के स्तर पर, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर। क्या आपको नहीं लगता कि देश में जैसे मौजूदा हालात हैं, 1.5 लाख के आसपास कोरोना संक्रमित लोग हैं, कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसे में एक पार्टी जश्न मना रही है, क्या इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, आप बहुत ही अहम सवाल आपने उठाया है कि आप 1 साल पावर में रहने का किस तरह से उसको नोट करेंगे। और ये बात तो सही है, मूड जश्न मनाने का तो आज देश में किसी का भी नहीं है। लोग घरों में भी बंद हैं, थोड़ा बहुत निकल रहे हैं, उदासी से निकल रहे हैं। इतने माइग्रेंट हमारे जो मजदूर हैं जिस तरह से चल के वापस गाँव में गए हैं, इतनी कड़ी धूप में आज भी वॉक कर रहे हैं। इतनों की मौत हो गई सड़कों पे, रास्ते में एक्सीडेंट्स में, ट्रेन के नीचे। तो एक दिल में बहुत ही उदासी है, सबके दुख है, उदासी है, और एक अनसर्टेनिटी है कि हम निकलेंगे कैसे इससे। जिंदगी मौत से जो जूझ रहे हैं, सवाल हैं सामने, इकोनॉमी के सवाल हैं। तो मुझे लगता था कि भाजपा वैसे भी पिछले दिनों में ना एक नई चीज सामने आई है। पॉलिटिशियंस का रोल, पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत कम हो गया। तो पीएम, पीएमओ, सीएम, सीएमओ, डीएम और उसकी टीम यही सब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। चेन ऑफ कमांड ये रही है, और एक क्लियर चेन ऑफ कमांड होनी भी चाहिए। लेकिन इस चीज में एमपी, एमएलए, मिनिस्टर सब बाहर हो गए, पार्टी के कार्यकर्ता बाहर हो गए, आरएसएस भी नहीं दिखा है। हालांकि कुछ उन्होंने फूड पैकेज दिए थे। तो कहीं ना कहीं 1 साल कंप्लीट होने पे एक नया नोट एक्सपेक्टेड था। एक फ्यूचर के लिए क्या पार्टी का रोल रहेगा, देश में क्या करना चाहिए, सिर्फ परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए नहीं, रियलिटी को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए, उस तरह की एक्सपेक्टेशन थी, उस तरह का नोट एक्सपेक्टेड था। शेषाद्रिचारी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि भाजपा अब नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल नहीं बल्कि 6 साल का जश्न मना रही है ऐसे वक्त में, जबकि हम जानते हैं कि देश में लगभग 1.5 लाख मामले कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के हो चुके हैं, कई हजार लोग मारे जा चुके हैं, एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट देश के सामने है। क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा जेस्चर है? मैं सिर्फ इसको एक ऑप्टिक्स के नजरिए से मैं पूछ रही हूँ आपसे। देखिए, आज जो परिस्थिति है वो परिस्थिति कोई सरकार ने निर्माण किया हुआ परिस्थिति नहीं है।
सरकार की जो शुरुआत थी पिछले 5 साल और फिर जो पिछले 1 साल का था वो सही था। इनफैक्ट 2019 में अगर सरकार वापस चुनकर आई तो उसका मतलब यही था कि भले आप डेमोक्रेसी में ये कहेंगे कि 36% लोगों ने ही वोट दिया नरेंद्र मोदी को, बट वॉट एवर इट इज, आज अपोजिशन की स्थिति को देखते हुए आज नरेंद्र मोदी के लिए दूसरा विकल्प नहीं था। आज पूरे देश के सामने ऐसी स्थिति थी, तो उन्होंने काम तो अच्छा ही किया, परंतु ये जो कोरोना वायरस का मामला है ये कोई भारत स्पेसिफिक, इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे पूरी दुनिया में है। और वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के जो G7 कंट्रीज हैं या G20 कंट्रीज हैं, उनकी तुलना में आर्थिक दृष्टि से अपने आप को बहुत प्रगत मानने वाले जितने देश हैं, उनकी तुलना में भारत ने जिस प्रकार से कोरोना वायरस के मामले में इशू किया है वो काफ़ी अच्छा किया है। तो एक ये बात है। हाँ, जहाँ तक आर्थिक मामला है, आर्थिक मामले में जो विकास करनी होगी, अब आगे चलकर एक प्लानिंग करना पड़ेगा। केवल नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री को हम कहेंगे कि आप कुछ पैकेज दीजिए तो से केवल पैकेज देने से शायद कुछ नहीं होगा। इस मामले में मोदी सरकार को कुछ और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो लेकिन नीचा जी, शेषाद्रिचार्य जी कह रहे हैं कि ये तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये तो पैंडेमिक है, इसमें भाजपा की क्या गलती है, इसको ये भाजपा की डूइंग नहीं है, उनके जरिए ये सारी समस्याएं पैदा नहीं की गई हैं, तो इसमें क्या हर्ज है फिर 1 साल के जश्न मनाने में। ये तो वो कहना हुआ ना, जैसे कहा जाता था करप्शन के बारे में, करप्शन तो ग्लोबल प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में। खैर, ये तो करप्शन से 100,000 गुना एक सीरियस चीज है। इसमें कितने लोग, किसी को पता नहीं, आज हमें पता नहीं आज जिंदा है तो कल जिंदा रहेंगे कि नहीं, कहाँ ये गाज गिरेगी किसी को पता नहीं है। और इसके साथ हमें जीना है वो तो मालूम है, लेकिन सावधानी से जीना है। और सरकारें हमारे को सिक्योर सेफ करने के लिए क्या कर रही हैं। लॉकडाउन हमारे 3 हुए 4 हुए और यह सब माना जाता था कि इसका इस्तेमाल होगा एक मेडिकल फैसिलिटी को खड़ा करने के लिए, ताकि अगर लोग बीमार होते हैं तो उनको चिकित्सा मिल सके, टेस्टिंग बड़े पैमाने पे हो, ये माना जा रहा था। और जो निराशाजनक चीज लगी है कि ये टाइम उसके लिए यूज नहीं हुआ है। जो चीजें हुई हैं, अब कितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है इतने बड़े देश के लिए। और इतने सारे केसेस हमें पर्सनली मैं जानती हूँ, लोग जो हॉट हेल्पलाइंस को फोन किया, हॉस्पिटल जाने की कोशिश की, नहीं हुआ वो सब। तो जो करना चाहिए था इंतजाम वो नहीं हुआ है। तो इससे पहले कि मैं आपसे जानूं कि कोरोना वायरस पर क्या, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने विकसित देशों से भी बेहतर परफॉर्म किया है, मैं उस क्लेम को भी चैलेंज करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले 1 साल का एक पूरा जायजा लेते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 1 साल में जो फैसले रहे नरेंद्र मोदी सरकार के, उसका देश की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था पर क्या असर रहा। क्योंकि इतने बड़े बड़े फैसले हैं जिनको शायद दशकों लग जाते सोचने में, चाहे वो आर्टिकल 370 हटाना हो जम्मू कश्मीर से, या राज्य का दर्जा वापस लेना हो, या फिर इसके अलावा और जो दूसरे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। क्या आपको लगता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों रही नरेंद्र मोदी सरकार को कि जो ऐसे मुद्दे जिससे कि एक तरह से एक मंथन पैदा हो जाए पूरे तरीके से समाज में, राजनीति में। अब जम्मू कश्मीर में आप ये देखिए कि अगस्त से लेकर अब दूसरा अगस्त आने में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, साल भर का वक्त होने जा रहा है और पूरी तरीके से असामान्य स्थिति है। आप ये बड़े बड़े जो फैसले हैं इनको आप किस नजरिए से देखते हैं? ऐसी जल्दबाजी क्या थी? नहीं, फैसले तो बड़े हैं, नो डाउट अबाउट इट, उस पर कोई शंका नहीं है, परंतु जिसको आप जल्दबाजी कहते हैं उससे मुझे नहीं लगता है कि ये जल्दबाजी का मामला है। अच्छा, आर्टिकल 370 को हटाने की बात हो, ये कोई भारतीय जनता पार्टी 2019 के कॉन्स्टिट्यूएंसी 19 के उसमें घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में नहीं लिखा। ये भारतीय जनसंघ की समय से है ये मामला, 370 हटाएंगे। इनफैक्ट अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि आप हमें 370 सीट दीजिए, हम 370 को हटा देंगे। अब जब 303 सीटें आई और ये एक दृष्टि से देखा जाए तो एक लो हैंगिंग फ्रूट था बीजेपी के लिए, तो बीजेपी ने कर दिया और एक पॉलिटिकल विल जिसको कहते हैं, वो पॉलिटिकल हिम्मत, पॉलिटिकल विल दिखाया। हाँ,
मुझे ऐसा लग रहा है कि कुल मिलाकर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे अगर कुछ सहमति बनाई जा सकती थी तो अच्छा था, परंतु सभी अपोजिशन पार्टी जो है उनका क्या स्टैंड है इस मामले में ये हमें पता ही था। इसीलिए इस पर कोई बहुत बड़ी जल्दबाजी की बात मैं नहीं कहूँगा, और ना ही इसमें कोई ऐसी संवैधानिक गलतियां हुई जिसके कारण ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए ये पहले से मालूम था, 2014 में भी मालूम था, 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से बनी उस समय मोहम्मद करीम छागला से समेत सभी लोगों ने मंच से ये कहा कि 370 हटानी चाहिए। हाँ, लेकिन उस समय की परिस्थितियां अलग थी। उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आई। वाजपेयी की सरकार एक कोएलिशन सरकार थी। कोएलिशन के मामले में वाजपेयी सरकार के सामने बहुत सी दिक्कतें थी, परंतु 2014 से अगर हम देखेंगे तो कोई कोएलिशन का मामला नहीं है। और 2019 में 303 सीटें आने पर नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को आगे किया है। इसीलिए मुझे जल्दबाजी की बात नहीं लगती है। तो ऐसे नीरजा जी, अब मैं आती हूँ बड़े मुद्दों पर, क्योंकि ये कार्यक्रम ये है कि पिछले एक साल की जो नीतियां रही उसमें मोदी सरकार का क्या परफॉर्मेंस रहा। सबसे बड़ी बात मैंने शेषाद्रिचारी जी से भी पूछा, आपसे भी मैं पूछ रही हूँ कि जो एक पूरा एक तरह से कानूनी तरीके से इस पूरे देश का ढांचा बदलने की, संरचना बदलने की कोशिश की, आर्टिकल 370 से शुरू कर इसके बाद सीए का कानून, यूएपीए में जो संशोधन किया गया, ट्रिपल तलाक का कानून पास हुआ और इत्तेफाक से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी एक साल में राम मंदिर बनाने को लेकर रास्ता साफ कर दिया। क्या आपको लगता है कि आर्टिकल 370 का हटाना, राज्य का दर्जा वापस लेना जम्मू कश्मीर से और सीएए जैसा कानून पास कराना, क्या ये संविधान के ऊपर प्रहार है? देखिए, जो हुआ जो पिछले साल में दूसरी टर्म में नरेंद्र मोदी के, वो पहले ही महीनों में अपना कोर एजेंडा खत्म करने का प्लान था। उसमें 370 था, 35A था, जम्मू कश्मीर को विभाजित कर दिया। उसको जैसा आप कह रहे हैं कि वायलेशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत लोग मानते हैं। मंदिर के ऊपर पहल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि मंदिर वहीं बनेगा। ट्रिपल तलाक एनैक्ट हो गया, एक कदम था यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ने का। फिर जो सीए, एनपीआर, एनसीआर का सारा मामला चला, जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, वो भी एक कोर एजेंडा के तहत ही हो रहा था। तो कहीं ना कहीं बहुत फुर्ती से, तेजी से उस तरफ बढ़ रहे थे। कोविड-19 ने आके सारी पिक्चर बदल दी। अब कोविड लॉकडाउन के तहत भी तबलीगी को कन्वर्ट करने की, यूज करने की कोशिश हुई, उसको कम्युनलाइज करने की, लेकिन वो बहुत समय तक चला नहीं, क्योंकि बड़े मुद्दे जो आज जनता को, जिससे जूझ रही है जनता, वो क्या है? वो भूख है, वो स्वास्थ्य का सवाल है, वो माइग्रेंट्स का सवाल है, वो फूड सिक्योरिटी का सवाल है, आगे जाके इक्विटी, एनवायरनमेंट के बड़े मुद्दे सामने आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ हिंदुत्व ने पीछे की वो ले ली है फिलहाल के लिए, अभी के लिए। तो हाँ, मैं शेषाद्रिचारी जी, मैं इसको ऑपोजिशन के नजरिए से नहीं, मैं इसको सिर्फ संवैधानिक नजरिए से इन दो फैसलों को खासकर मैं इन पे बात करना चाहती हूँ। आर्टिकल 370 हटाना, बाइफर्केशन कर देना, दो टुकड़ों में बांट देना, राज्य का जो स्टेटस है वो स्टेटस वापस ले लेना, और इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो हुई है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर है। ये दोनों ही जो मुद्दे रहे, इनको कानूनी तरीके से किया गया, लेकिन बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर संवैधानिक आप नजरिए से देखें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो साफ तौर पर भारत की जो आत्मा है, जो भारत के संविधान के बुनियादी उसूल है कि आप धर्म के आधार पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो जब आप नए नागरिक बनाएंगे, नए नागरिक जो आएंगे, उनके ऊपर आप धर्म के आधार पर कैसे उन्हें नागरिकता दे सकते हैं? आपको नहीं लगता कि ये भारत के संविधान पर एक बड़ा प्रहार रहा? नहीं, मुझे लगता नहीं है। ये असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। ये बिल्कुल गलत आर्ग्यूमेंट लोग दे रहे हैं। इस पर काफ़ी चर्चा भी हो चुकी है। जहाँ तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत के जो नागरिक हैं, अभी जो भारत के नागरिक हैं, उन पर लागू ही नहीं पड़ता है। ये केवल उन लोगों के लिए है, ऐसे धर्मावलंबी, रिलीजियस माइनॉरिटी जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, केवल इन 3 देशों का नाम है इस बिल में।
अमेंडमेंट में केवल इन 3 देशों में जो नॉन हिंदू पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ के जो नॉन मुस्लिम पर अत्याचार हो रहे हैं, फिर वो बुद्धिस्ट होंगे, क्रिश्चियन होंगे, हिंदू होंगे, सिख होंगे या और किसी धर्म के भी होंगे, उन पर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, और अत्याचार केवल इसीलिए हो रहे हैं कि उस देश में, ये जो देश है, उन देश में नॉन मुस्लिम्स जो हैं उन पर इस प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है। इसीलिए इनके लिए जाने के लिए कोई देश नहीं है। और भारत की ये परंपरा रही है कि इस प्रकार जहाँ जहाँ पर भी धार्मिक दृष्टि से अत्याचार जिन लोगों पर हुआ है, उन सभी लोगों को भारत ने दोनों हाथ खड़ा करके अंदर ले लिया है, समाया है, अपने नेतृत्व में ले लिया है, अपने देश में ले लिया है, अपना पनाह दिया है। इसीलिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट का कानून जो है, ये ना तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो धार्मिक जो प्रवृत्तियां हैं उसके खिलाफ है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है। यहाँ पर इन देशों के साथ भी, इन देशों में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा जवाब है ये। लेकिन नीरज जी, वापस आना चाहती हूँ, शेषाद्री जी कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, ये अभी का मुद्दा नहीं है। जनसंघ के समय से हम ये वादा करते रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं देना चाहते थे, इसीलिए हमने आर्टिकल 370 हटा लिया। तो ये ऐसी कोई छिपी बात नहीं है कि हम 1 साल में कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात सीएए को लेके वो ये कह रहे हैं कि सीएए जो है वो सिर्फ दूसरे देश में सताए गए जो अल्पसंख्यक हैं उनको हम शरण दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए पूरी धरती एक है। अगर भारत में शरण नहीं मिलेगी तो कहाँ शरण मिलेगी? इसका भारत के मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से, एनसीआर से, एनपीआर से, एनआरसी से, एनपीआर से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये जो है ना, ये बात सही है कि शुरू से भाजपा कहती रही है 370 के बारे में, उनका कोर एजेंडा रहा है, शुरू से रहा है। तो उन्होंने किया। अब वो संवैधानिक है नहीं है, उस पर 2 राय हैं। वो मानते हैं वो नहीं है, और लोग मानते हैं, उनके क्रिटिक्स मानते हैं वो है। और जम्मू और कश्मीर में तो लॉकडाउन बहुत ही समय चला, ये हमारे नेशनल लॉकडाउन से पहले ही चला। और जो माइनॉरिटीज हैं वो बहुत असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही थी, एक चीज को लेके नहीं, हर एक को लेके उनको लग रहा था उनकी आवाज दबाई जा रही है, वो सेकंड क्लास सिटीजन हो गए हैं। तो आज की जो बात मैं कह रही हूँ, आज के जो मुद्दे सामने आए हैं और आगे जाके आने वाले हैं, जिससे भाजपा को और सरकार को जूझना पड़ेगा, वो मुद्दे बहुत अलग हैं। वो मुद्दे हैं हंगर, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी। अगर ये पॉलिटिशियन, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, इसको नहीं एड्रेस करेंगे, माइग्रेंट्स के बारे में जिनको इतनी देर से इग्नोर किया गया है, 7 दशकों के बाद भी जो हमने नज़ारा देखा वो पार्टीशन के टाइम, मेरी फैमिली तो आई थी उस समय पार्टीशन के टाइम, वही नज़ारा, वही चीज़ें हम 70 साल आगे जाके उससे जूझ नहीं पाए हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो इन मुद्दों को एक किनारे नहीं किया जाएगा अब आगे के समय में, मैं मानती हूँ। और दूसरी बात मैं मानती हूँ, जो जनता एक्सपेक्ट करती है जिस तरह का लीडरशिप, वो होगा। सिर्फ आप ये नहीं कहिए कि ये होना चाहिए, ये कैसे होगा, वो प्लान आप कैसे बनाएंगे। जैसे कि नट्स एंड बोल्ट्स लीडरशिप है, जो हैंड्स ऑन लीडरशिप। फॉर इंस्टेंस केरल ने जो दिखा दिया है, जिस तरह से केरल ने इस महामारी से जूझा है, वो बिल्कुल डिटेल प्लान करके जूझा है। तो उसमें लीडरशिप पे क्या इस तरह की होगी। अगर ये सिर्फ सीए होता तो इसमें वाकई इस दलील में बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं थी। अगर इसमें जो खासकर नॉन मुस्लिम्स हैं, सिर्फ उनका जो प्रोविजन है कि मुस्लिम धर्म को हटाकर बाकी सबको हम नागरिकता देंगे। और अगर सबसे बड़ी बात, तो ये एक ऑब्जेक्शन का सबसे बड़ा विषय है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि इसको एनआरसी और एनपीआर के साथ जब जोड़ कर देखते हैं, तब ये एक लीथल कॉम्बिनेशन बनता है। और आपको पता है कि इसी वजह से लाखों लोग सड़कों पर उतरे। पहली बार जो है वो आजाद भारत के इतिहास में शायद इतनी बड़ी, जिससे कुछ लोगों ने रेजिस्टेंस का नाम दिया, कुछ ने आंदोलन का नाम दिया, किसी ने क्रांति का नाम दिया, जो भी आप नाम दे रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले इसके विरोध में। तो कोई तो ऐसी वजह रही होगी कि सीएए को एक साथ भी देखना और सीएए को एनआरसी एनपीआर के मद्देनजर देखना
आपको नहीं लगता कि फिर भी संवैधानिक छेड़छाड़ है? नहीं, सीएए का जो कानून बना है और उसकी जो सिटीजनशिप का प्रावधान है और उसके साथ साथ जो अमेंडमेंट किया गया है, उस अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये लिखा नहीं है कि दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट शुड बी रेड विथ सो एंड सो एक्ट। ये कहीं भी नहीं लिखा है। इसीलिए अगर इसको जोड़ तोड़ के हम खींच खांच के किसी और एक्ट के साथ इसको अगर जोड़ कर देखेंगे तो इसमें दिक्कतें पैदा होंगी। इसीलिए इस सीएए को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अपने आप में अलग देखना चाहिए। जहाँ तक एनआरसी का मामला है, ये एनआरसी का जो प्रावधान है कई देशों में है और भारत सरकार में नरेंद्र मोदी सरकार ने एनआरसी को पहली बार नहीं लाया। ये जो पहले ये एक्ट का प्रावधान था ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय से चल रहा है। उसके पहले भी जो सिटीजनशिप एक्ट है और सेंसस एक्ट है उसमें ये सारे प्रोविजन हैं। इस पर कड़ी बहुत चर्चा करने के बाद जो आवश्यकता वो आवश्यक बातें इसमें जोड़ी गई हैं। इसके अलावा इसमें और इस प्रकार का कोई ना असंवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसमें कोई भी नहीं है। और इस कानून में, एनआरसी के कानून में या सीएए के कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इन दोनों बातों को जोड़ना चाहिए। जो पॉलिसी डिसीजंस हुए, जो लीगल डिसीजन हुए, संविधान को बदलने की जो कोशिश हुई, मैं वापस इस पे आना चाहती हूँ क्योंकि कोविड, हमें उम्मीद ये है कि अभी 2-4-6 महीने में गुजर जाएगा, भारत जीत जाएगा, दुनिया और जो इंसानियत है वो इससे पार पा जाएगी। लेकिन जो अमूलचूल, जो इतने बड़े परिवर्तन भारत के संविधान में हो चुके हैं, जिसका खमियाजा आज नहीं बल्कि जो नस्लें हैं वो भुगतेंगी, वो एक साल में जो जल्दबाजी में इतने सारे फैसले लिए गए हैं। शशाद्री चारी ये कह रहे हैं कि मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, उनसे मैंने पूछा कि क्या वाकई इसको एक अनौपचारिक तरीके से एक हिंदू राष्ट्र बना दिया गया है कि भारत का संविधान कुछ भी कहता हो, लेकिन हमने पिछले एक साल में जो कदम उठाए हैं भारत की सरकार ने, वो सीधे तौर पर तेजी से उसको एक अनधिकारिक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ बन रहा है या फिर बन चुका है। क्या आप ये मानती हैं? देखिए, वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ वो कदम उठाए हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की उनकी इच्छा है, उन्होंने पब्लिकली ये बोला हुआ है। भाजपा के लोगों ने भी बोला है, आरएसएस के लोगों ने भी बोला है, उसमें बिना हिचकिचाहट के बोला है। और कहीं ना कहीं इतना बड़ा तबका जो माइनॉरिटीज का अगर देश में इनसिक्योर फील करता है तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। और जो कदम उनको कैसे सुरक्षित किया जाए आज, और मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में वो उनको दरकिनार करना, किनारे पे रखना, सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखना, तो ये ना काम करेगा, ना इससे देश इकट्ठा रह सकता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, हो सकता है ये प्रेजेंट जो चैलेंज हमारे सामने आया है उससे सद्बुद्धि आए कि सब लोग देश में इक्वल सिटीजन्स होके ही रह सकते हैं, नहीं तो देश का भविष्य नहीं है। वो तो चीजें सामने ही है हमारे। चलिए, आपने अपना पक्ष रखा। अगली बहुत महत्वपूर्ण कानूनी बड़े बड़े कदमों के अलावा, जिसमें इत्तेफाक ये है कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राम मंदिर का रास्ता साफ हो जाए, तो ये काफी बड़े बड़े कदम रहे जिससे कि एक अमूलचूल परिवर्तन जो है वो भारतीय समाज, भारतीय राजनीति में आया है। जैसे माना जा रहा है कि भाई 2019 से पहले का भारत और उसके बाद का भारत। मैं इससे विचारात्मक स्तर पे तो आपसे जरूर एक सवाल करती हूँ, उसके बाद आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगी संक्षेप में कि जो आर्थिक मुहाना है, जो आर्थिक जो फ्रंट है, उस पर जो नाकामी रही है सरकार की, उसको आप आने वाले सालों में कैसे देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सवाल जरूर पूछ लेती हूँ कि क्या वाकई फिलहाल जो कदम पिछले एक साल में नजर आए हैं नरेंद्र मोदी सरकार के, साफ तौर पर ये पता चलता है कि जो आरएसएस की विचारधारा है, जो ये कहती है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या ये प्रिटेंस खत्म कर दिया है सरकार ने कि अब देखिए सेक्युलर डेमोक्रेसी लिखा है, लिखा होगा संविधान में, लेकिन हम इसको अनऑफिशियली एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? देखिए, एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि ये सेक्युलर देश है हमारा, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें ये शब्द कहीं भी नहीं था, सेक्युलर शब्द नहीं था। इमरजेंसी में ये सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये दोनों शब्द इमरजेंसी में जोड़े गए। अच्छा, जब कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया उसका क्या मतलब ये है
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1947 से लेकर 1975 तक हमारा देश सेक्युलर नहीं था? केवल मात्र कॉन्स्टिट्यूशन में हम सेक्युलर हैं ऐसा लिखने से हम सेक्युलर हो गए क्या? या कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमने सेक्युलर नहीं लिखा तो क्या वो हिंदू राष्ट्र था? 1947 से 1975 तक क्या हम हिंदू राष्ट्र थे? सवाल ये है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, आरएसएस ने या बीजेपी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है वो भू सांस्कृतिक संकल्पना है, इट्स ए जियो कल्चरल कंसेप्ट, इसको समझना चाहिए। हिंदू राष्ट्र ये कोई नाउन नहीं है। हिंदू और राष्ट्र ये दो अलग अलग शब्द हैं। हिंदू जो है वो राष्ट्र शब्द के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो विशेषण है। हिंदू इज एन एडजेक्टिव फॉर राष्ट्र। तो हिंदू कैसे होना चाहिए, हिंदू की क्या क्वालिटीज हैं, हिंदू की क्या मनस्थिति होनी चाहिए, हिंदू की क्या परिभाषा होनी चाहिए, हिंदू का क्या बर्ताव होना चाहिए, हिंदू का व्यवहार क्या होना चाहिए, हिंदू के मूल्य क्या हैं, हिंदू के जीवन मूल्य क्या हैं, हिंदू होने के नाते विश्व को देखने का क्या परिदृष्टिकोण होना चाहिए, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। और इन सभी बातों का जो अगर विश्लेषण करेंगे और इनको इसको एक एडजेक्टिव के नाते देखेंगे, एक विशेषण के नाते देखेंगे, तो हिंदू और राष्ट्र ये दो शब्द जब जुड़ जाते हैं उसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता है। जिसको हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, वो आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ भारत, संविधान में जो इंडिया दैट इज भारत कहा गया है उसमें और हिंदू राष्ट्र की इस संकल्पना में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, शब्द अलग अलग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉन हिंदूज हैं उनके लिए दूसरे दर्जे की नागरिकता है। ये कहाँ पर कहा? हिंदू के कौन से इस प्रकार के हिंदू के धर्म ग्रंथ हो या हिंदू जिन बातों को फॉलो करते हैं, कोई भगवत गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, स्मृतियां हो, आप एक वाक्य बताइए जिसमें ये कहा गया है कि अगर हिंदू के नाते यहाँ पर कोई होता है तो हिंदू को दूसरे अहिंदू को दुय्यम दर्जे से देखना चाहिए। ये कहीं भी नहीं कहा है। किंबहुना हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में, हिंदू चिंतन में, हिंदू तत्वज्ञान में, हिंदू फिलॉसफी में ये साफ कहा गया है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरा विश्व एक है, सारा विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना कही है। हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। और एक बात है और मैं कहूंगा, यहाँ पर एडिशन करूंगा, जब हम हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू को क्रिश्चियनिटी एज ए रिलीजन, इस्लाम एज ए रिलीजन, हम रिलीजन के साथ अगर जोड़ेंगे तो सभी गड़बड़ियां होती हैं। इसलिए हिंदू को एक फिलॉसफी के नाते देखना चाहिए, एक जीवन के मूल्य के नाते देखना चाहिए। अगर आप लिंचिंग का जिक्र कर रहे हैं, चाहे गौरक्षा का जिक्र करें या जो भेदभाव का जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो लोग दोषी हैं उन्हें सजा दी जा रही है, वो दावे के साथ ये भी कह रहे हैं कि कोई भी संघ का कोई मेंबर या वीएचपी का मेंबर शामिल नहीं है इन तमाम चीजों में, गौरक्षा, लव जिहाद, लिंचिंग, इस सब मामलों में, और ये सरकार की कोई आधिकारिक नीति नहीं है। नहीं, वो तो देखिए ये चीजें भाजपा का एक व्यू रहा है, उस व्यू को उन्होंने सामने रखा है। देश में बहुत लोग हैं जो डिसएग्री करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस व्यू को जो नरेंद्र मोदी ने पिछले साल में भी और पिछले 6 साल में मैं कहूंगी जो दो चीजों का मिश्रण किया है, वो है समाजवाद, प्रो पुअर की तरफ ले जाओ, जैसे जनधन है, पेंशन है, टॉयलेट है, जो मुद्दे, इंश्योरेंस है, इस तरह के मुद्दे, जो गैस सिलेंडर्स हैं गरीबों के लिए, तो समाजवाद प्लस राष्ट्रवाद, एक नया उन्होंने कॉकटेल रेसिपी बना के देश के सामने और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बना के रखा है। उसमें माइनॉरिटीज को सेकेंडरी पोजीशन दी है, वो भी भाजपा का, हालांकि वो डिनाई करते हैं, भाजपा की इम्प्लिसिट रही है उनकी रणनीति में हिंदू का कंसोलिडेशन करना। तो अब वो अभी तक काम की है, मुझे लगता है आगे शायद काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि और बड़े मुद्दे सामने आ गए हैं जिनसे भाजपा को भी जूझना पड़ेगा, ऑपोजिशन को भी जूझना पड़ेगा। लेकिन शिशाती झाई जी, पिछले 6 साल में जो नीतियां रही हैं वो तो साफ हद तक ये कह रही हैं, चिल्ला कर, इसमें मेरे कहने की बात नहीं है, ये कोई राज नहीं है, मैं आपके सामने खोल रही हूँ
के सीधे तौर पर जो नॉन हिंदूज हैं और खासकर जो उसमें मुस्लिम समुदाय है उनके साथ खुल्लम खुल्ला भेदभाव हुआ है, चाहे वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य जम्मू कश्मीर हो, चाहे ये सीए कानून हो, एनआरसी हो, जो गौमांस के इर्द गिर्द, गौरक्षा के इर्द गिर्द पूरी राजनीति हो, लव जिहाद का पूरा मामला हो, जो लिंचिंग है, पब्लिक लिंचिंग, उसका पूरा जिक्र हो, उस सब में तो कहीं ना कहीं जो दिख रहा है, अगर मैं आपकी पूरी बात पे विश्वास भी करूं जो आप ये कह रहे हैं, तो भी ये बताइए कि इसमें जो नीतियां नजर आ रही हैं उसमें साफ तौर पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सर चढ़कर छत पे खड़े होकर चिल्ला रहा है। आपने जितनी बातों का उल्लेख किया वो कोई भी बात सरकार की नीतियों के परिधि में नहीं है। नन ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फिलॉसफी और वर्किंग मेथडोलॉजी ऑफ दिस गवर्नमेंट। सरकार ने कहीं भी ये नहीं कहा, सरकार ने कोई बिल पास नहीं किया कि जो मुसलमान दिखे उसको पीटो मारो, कहीं नहीं कहा। जहां जहां पर भी लिंचिंग के केस हुए हैं वहां पर जो लोग पकड़े गए हैं उन सभी लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। जहां पर गाय को लेकर तस्करी होती थी वहां पर भी जो गाय की तस्करी की बात है उस पर रोक लगाई गई, और उसको लेकर जब जब लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया उन सभी लोगों पर कहीं न किसी तरीके का केस लगा हुआ है। किंबहुना मैं ये कहूँगा कि हद से ज़्यादा जाकर इन बातों पर ध्यान दिया गया है। यहाँ तक कि पालघर जैसी घटना में भी सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम उठाए हैं। इसीलिए इन सभी बातों को अगर हम जोड़कर भी देखेंगे तो कहीं भी ये सरकारी नीति के अनुसार है, इस प्रकार कहने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, समाज में अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इसको बीजेपी ने, आरएसएस ने, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, सभी लोगों ने कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा की है। पुलिस ने इस पर कार्रवाई शुरू की है। यूपी में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, जहां जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं हुई उन सभी जगहों पर पुलिस की कार्रवाई हुई है, कोर्ट की कार्रवाई हुई है। इसीलिए ये कहना कि ये सरकारी नीतियों के तहत हुआ है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। चलिए, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, आपका स्वागत है, अपना पक्ष रखें। हालांकि खुद जो है संघ परिवार के कितने सदस्य हैं जो इन पूरी घटनाओं में, हिंसक घटनाओं में शामिल पाए गए, चाहे वो वीएचपी हो नहीं, संघ का कोई भी, संघ से संबंधित कोई भी व्यक्ति, विश्व हिंदू परिषद से संबंधित कोई भी व्यक्ति इन सभी बातों में पकड़ा नहीं गया है। यहाँ पर हाँ, ये जिन अगर जहां पर घटनाएं हुई हैं, अगर कोई हिंदू समाज से संबंधित है तो उसकी भी कड़ी निंदा संघ ने की है। संघ का कोई भी स्वयंसेवक इस प्रकार का काम किया नहीं है और करेगा भी नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शादी जारी रही। बहुत बहुत शुक्रिया अनीजा जी आपका इस बातचीत के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।